हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 दो लाइनों का आर्टिकल है, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंसेप्ट उसमें निहित हैं। आर्टिकल 14 की जो लैंग्वेज है, जो कहती है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ आर्टिकल 14 में बात यह है कि जो व्यक्ति शब्द यूज किया गया, पर्सन शब्द यूज किया गया, यानी आर्टिकल 14 का जो प्रोटेक्शन है, जिसके अंतर्गत न केवल सिटीजन है बल्कि नॉन सिटीजन यानी विदेशी व्यक्ति भी शामिल है। इसके अलावा एक केस आया था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस आया था, जिसमें कहा गया कि थर्ड जेंडर जो ट्रांसजेंडर है वो थर्ड जेंडर के रूप में उनको मान्यता दी गई। यानी कि व्यक्ति शब्द में न केवल सिटीजन, विदेशी, बल्कि ट्रांसजेंडर भी आप आज शामिल हो गए हैं। अब यहाँ पर दो टर्म यूज की गई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कहता है विधि के समक्ष समता, ये एक तरह से नेगेटिव कंसेप्ट है और ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जो ये कहता है कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, यानी मूल वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ डायसी का सेकंड प्रिंसिपल है। डायसी के जो प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल दिए थे। फर्स्ट था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता। सेकंड था इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। थर्ड था द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, कि संविधान सामान्य विधि का परिणाम है। भारत में दो प्रिंसिपल डायसी के लागू होते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता, और इक्वलिटी बिफोर लॉ, जबकि थर्ड प्रिंसिपल इंडिया में लागू नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में संविधान सर्वोच्च लॉ है, सुप्रीम लॉ है। सारे लॉ संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं। आर्टिकल 13 में भी कहा गया है अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट का या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है तो उस मात्रा तक क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो अपने यहाँ संविधान सुप्रीम लॉ है, इसलिए थर्ड प्रिंसिपल डायसी का अपने यहाँ लागू नहीं होता। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, विधि सुप्रीम है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, या आर्टिकल 361 का अधीन जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। ये कोर्ट के किसी जुरिडिक्शन में नहीं आते, तो इनको दे रखा है। बाकी लॉ विधि के समक्ष सभी समान है, विधि सर्वोच्च है। सेकेंड टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण, जो कि पॉजिटिव कंसेप्ट है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो ये कहता है समान परिस्थिति में समता का व्यवहार किया जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स के बोलते हैं, क्लास में बहस करते हैं कि मैडम कि आप इक्वलिटी की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी दे रखा है, फिर इक्वलिटी कहाँ है? एक 35% पे सिलेक्शन हो रहा है, एक 72 पे हो रहा है, तो ये इक्वलिटी कहाँ है? अनइक्वलिटी है। फिर इक्वलिटी की बात अपन क्यों कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में गलत बात क्यों की गई है? लेकिन इसी का जवाब जो दिया गया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। आर्टिकल 14 ही बताता है कि ऐसा क्यों है। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो कहता है कि समानता किसमें है, समान लोगों में समानता की बात की जा सकती है, असमान लोगों में समानता की बात नहीं की जा सकती। इसी के द्वारा ही जो युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत निकला है, जिसके आधार पर वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज की भी एसटी, एससी, ओबीसी, तो ये क्लास बनाई गई है। जो समानता की बात की गई है, एक वर्ग में समानता की बात की गई है, असमान लोगों में समानता की बात नहीं की जा सकती। इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कह रहा है कि विधियों का समान संरक्षण, सभी को प्रोटेक्शन मिलेगा, चाहे वो किसी कैटेगरी से है। उसकी जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी की बात जो की गई वो उसकी क्लास में समानता की बात की गई है ना। असमान लोगों में समानता की बात नहीं की जा सकती। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के तहत रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, वर्ग बनाए जा सकते हैं। जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो तीन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक फर्स्ट है कि जो वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन होगा वो बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, यानी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब ये है कि आप वर्गीकरण कर रहे हैं,
आप क्लास बना रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि आर्बिट्रेरी मनमानेपन से आपने कोई भी वर्ग बना दिया। एक डिफरेंस होना चाहिए दोनों क्लास के बीच में, दोनों वर्ग के बीच में साफ साफ डिफरेंस, अंतर दिखाई देना चाहिए, होना चाहिए। जो जो आप डिफरेंशिया है वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए और नेचुरल जस्टिस के लॉ को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। तो इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, कि मनमानेपन से आपने कोई भी वर्ग बना दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है वो कई आधार पे किया जा सकता है। जैसे मान लो कि पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनकी हाइट कम रहती है। एक नॉर्मल मैदानी इलाकों में व्यक्ति, उसकी हाइट ज्यादा होती है। सेना में है एक क्राइटेरिया है कि भी हाइट इतनी ही ली जाएगी, तो वहां पे अगर आपने एक सबके लिए एक जैसा लॉ बना दिया कि सबके लिए एक ही पैरामीटर बना दिया कितनी हाइट होगी, वो लोग जा नहीं पाएंगे। तो इसके आधार पर क्या हुआ, ये एक रीजनल क्लासिफिकेशन का ग्राउंड हो सकता है, उनकी अलग क्लास बनाई जाती है। इसी प्रकार कोर्ट की प्रक्रिया है, जैसे कि स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल प्रक्रिया होती है। जैसे कि आतंकवाद से रिलेटेड मामले में अलग प्रोसीजर होती है, अलग प्रक्रिया होती है। एक नॉर्मल कोर्ट है, उनकी अलग प्रक्रिया होती है। टैक्स के मामले में एक हर व्यक्ति पे एक जैसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता, सबके लिए अलग अलग होगा। जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर टैक्स अलग होगा और जिसकी कम है उस पर अलग होगा। तो इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जुवेनाइल है, एक बच्चा है, उसकी अगर वो ऑफेंस कर रहा है उसकी ट्रायल अलग होगी, जेजे एक्ट के तहत होगी। और एक नॉर्मल व्यक्ति जो वयस्क है वो ऑफेंस कर रहा है, उसकी ट्रायल अलग होगी। तो इसके आधार पर इस तरह से वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। यहाँ पर एक जो आर्टिकल 14 से ही एक प्रिंसिपल निकलता है, मनमानेपन से संरक्षण, यानी आर्बिट्रेरीनेस से। एक बार क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 14 और आर्बिट्रेरीनेस या मनमानेपन से संरक्षण समझाइए। तो यहाँ पर कुछ जो केस लॉस थे मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य। ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य के केस था। तो ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य के मामले में कहा था कि आर्टिकल 14 राज्य की कार्यवाहियों में मनमानेपन को वर्जित करता है और समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वस्तुतः समता जो इक्वलिटी है और मनमानापन क्या है, एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां कोई कार्य मनमानेपन से किया जाएगा वहां क्या होगा, असमानता होगी और आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। इसी केस का जो अनुसरण किया गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मामले में किया गया था। तो इसमें दोनों केस में कहा गया था यदि राज्य का कार्य मनमाना है, आर्बिट्रेरी है, तो क्या होगा, वो समता का वायलेशन होगा और उसे वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर क्या होगा, न्यायोचित नहीं बनाया जा सकता। आप अगर आर्बिट्रेरीनेस से, मनमानेपन से कुछ कर रहे हैं और फिर क्लास बना दिया आपने, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। वो आर्टिकल 14 का क्या होगा, वो वायलेशन होगा। आर्टिकल 14 से रिलेटेड कई केस लॉज आए थे, जो जैसे कि एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा के मामले में क्या था, एयर होस्टेस के लिए अलग रूल्स थे कि अगर वो शादी कर लेती हैं ज्वाइनिंग से कुछ समय में, या प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको सेवा से निकाल दिया जाएगा। तो वो जो रूल्स थे वो उनके लिए एक तरह से, एक तो उनको आगे बच्चा पैदा करने या शादी करने से एक तरह से रोक रहे थे, एक तरह से उनके साथ अलग, एक तरह से मनमानी पूर्ण एक तरह से व्यवहार कर रहे थे। तो कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14 का क्या है, वो वायलेशन है। तो उनके जो रूल्स थे जो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के आधार पर डिक्लेयर किया था। इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एंड एडवाइस बार वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे था जो इंडिया के, भारत के बार काउंसिल द्वारा बनाए गए जो नियम थे, रूल 9 थे, उसको चैलेंज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 45 ईयर से अधिक व्यक्ति जो बार में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो इसको चैलेंज किया गया था कि आर्टिकल 14 का क्या कर रहा है, वो वायलेशन कर। जोसेफ सनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 497 आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का 497 क्या कर रहा है, महिला के समानता के अधिकार का और उसके गरिमा के अधिकार का, उसका क्या कर रहा है, विल के विरुद्ध है। आर्टिकल जो भारतीय दंड संहिता का 497 महिला के राइट टू इक्वलिटी और राइट टू डिग्निटी के अगेंस्ट है, और उसके साथ मनमानी पूर्वक क्या कर रहा है, बर्ताव करने की अनुमति देता है, और ये क्या कर रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको 497 आईपीसी को
आईपीसी के सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 377 को एलजीबीटी समुदाय के क्या कर रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समलैंगिक जो वयस्क व्यक्ति हैं जो आपसी सहमति समलैंगिक संबंध बना रहे हैं, उसको जो 377 का जो पार्ट उसको ऑफेंस बता रहा है, तो वो उतना भाग क्या है, असंवैधानिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर कोई कमी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।